साथियों आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों मॉडल पेपर नंबर 3 यानी साथियों तीसरा मॉडल पेपर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले हम साथियों दो मॉडल पेपर कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे, सीडीपी एंड पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे, मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और साथियों हिंदी पेडागोजी के भी क्वेश्चंस देखेंगे। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी साथियों इन्वायरमेंट स्टडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। साथियों क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। साथियों जो नीचे जीवों का समूह दिया गया है इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं जिनकी जो दृष्टि है वो मानव से 4 गुना तेज होती है और दूर की वस्तुओं को वह देख सकते हैं। साथियों जाहिर सी बात है अगर 4 गुना उनकी नजर तेज होगी तो अधिक दूर की वस्तुओं को देख पाएंगे। मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़ या गिद्ध। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जो चील होता है, गरुड़ होता है और गिद्ध होता है इनकी जो दृष्टि होती है वो मानव से लगभग 4 गुनी तेज होती है, अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 2, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। साथियों जो अमाशय रस होता है वह कैसा होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है या अम्लीय होता है। बताइए अमाशय रस का प्रयोग, अमाशय रस का जो साथियों काम क्या होता है वह भोजन का पाचन करना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जो साथियों अमाशय रस होता है वह अम्लीय होता है। साथियों अमाशय रस में क्या पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है या HCl पाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्यों में से हैं। तो साथियों कौन से राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य माने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बात करें उत्तराखंड की तो साथियों फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तराखंड में है। कहाँ है साथियों, उत्तराखंड में है। राजस्थान की बात करें तो साथियों राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। कौन सा साथियों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। इनको भी थोड़ा आप साथियों ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों वर्तमान में जो 53वां टाइगर रिजर्व है वह उत्तर प्रदेश के रानीपुर में उपस्थित है। कहां साथियों, जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वह उत्तर प्रदेश के रानीपुर में उपस्थित है। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के द्वारा, संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2012 के द्वारा, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के द्वारा या जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। साथ ही जो व्यक्ति जंगल में लगभग 25 वर्षों से रह रहे हैं तो उनका उस भूमि पर अधिकार हो जाता है। उस भूमि में जो भी वस्तुएं पैदा होती हैं या उत्पन्न होती हैं उन पर उनका अधिकार हो जाता है। यह साथियों किस आदेश के, किस अधिनियम के अंतर्गत है, तो साथियों यह जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा या डेंगू। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बीमारियों का समूह है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। साथियों जो डेंगू है यह मच्छरों द्वारा फैलता है, आप सभी जानते हैं। मलेरिया भी मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो साथियों और चिकनगुनिया जो है यह भी किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित
नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी साथियों आयरन किस समूह में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक और आलू में, आंवला, आलू और टमाटर में। बताइए लौह तत्व यानी साथियों आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों आंवला में, पालक में और गुड़ में आयरन जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाला व्यवसायी कौन थे? मतलब साथियों जो हमारे देश में मिर्च आई वह कहां से आई? ऑस्ट्रेलिया से आई, उज्बेकिस्तान से आई, दक्षिण अमेरिका से आई या अफगानिस्तान से आई? बताइए साथियों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? यदि आपसे पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और साथियों द ग्रेट बैरियर रीफ जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वह भी ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है, ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शंकरखोरा, बया या कलचिड़ी? बताइए कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो साथियों वह पक्षी है फाख्ता, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन सा साथियों? स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपांजी है या पैंडा है? बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर स्लॉथ हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो स्लॉथ है यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों सीटेट की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, माफ करिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना? बताइए निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो साथियों जो भोजन का भंडारण है या भोजन को संचित करने का कार्य है यह पौधे का नहीं है बल्कि किसका है? तने का है। किसका है साथियों? तने का कार्य है। जो जड़ें होती हैं वह ह्यूमस उपलब्ध कराती हैं, पौधे को सहारा देती हैं, जल और खनिजों का अवशोषण करती हैं, परंतु भोजन का भंडारण नहीं करती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, वर्ली एक पारंपरिक कला है। क्या साथियों? वर्ली जो है एक पारंपरिक कला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में उपस्थित है? महाराष्ट्र में, ओडिशा में, राजस्थान में या बिहार में? बताइए वर्ली नामक जो स्थान है यह किस राज्य में उपस्थित है? तो साथियों यह जो है महाराष्ट्र में उपस्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और केरल। बताइए तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो साथियों केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश, ये साथियों तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। क्या है साथियों? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। साथियों बात करें आंध्र प्रदेश की तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। साथियों गुजरात की बात करें तो सबसे लंबी तटीय सीमा, यदि आपसे पूछ ले कभी क्वेश्चन कि बताइए हमारे देश के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है, तो वह है साथियों गुजरात है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? बताइए निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो साथियों वह कौन है? वह साथियों बाघ है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है तो ये सुरंगें डॉट डॉट पर्वतमाला में हैं।
साथियों कोई व्यक्ति अहमदाबाद से केरल की यात्रा ट्रेन से करता है तो साथियों वो विभिन्न सुरंगों से होकर गुजरती हैं। तो साथियों ये जो सुरंगें हैं ये किस पर्वतमाला में है? विंध्याचल पर्वतमाला में, अरावली पर्वतमाला में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में? बताइए। तो साथियों ये जो सुरंगें पाई जाती हैं यह पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डॉट डॉट के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। साथियों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। फ्रांस, लीबिया, अल्जीरिया या अर्जेंटीना? बताइए। साथियों जो अर्जेंटीना के लोग हैं यह हम लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर साथियों इसमें जैसे हम मान लीजिए ऐसे खड़े हैं तो अर्जेंटीना के लोग जो हैं ऐसे खड़े हैं, इधर इनका सर है इधर इनके पैर हैं, हम ऐसे खड़े, तो यही बताएगा कि हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्तियों में एक साथ नहीं रहता? ततैया, चींटी, दीमक या मकड़ी? बताइए कौन सा ऐसा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति एक कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहता है? तो साथियों जो मकड़ी है, आपने देखा होगा मकड़ी आपके घर में जाला लगाती है, ये हमेशा अकेले रहती है। कैसे रहती है? अकेले रहती है। परंतु चींटियों को आपने देखा होगा झुंड में रहती हैं, दीमक भी झुंड में रहते हैं और ततैया भी होती हैं, ये भी झुंड में होते हैं। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई गया। कौन साथियों? गुरप्रीत जो है यह पहली बार रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? यानी साथियों जो रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई के बीच कौन सी नदी है जो नहीं पड़ती? कुल मिलाकर यह पूछा गया है, गोदावरी, गंगा, कृष्णा या नर्मदा नदी? बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। यह नई दिल्ली और चेन्नई के बीच रास्ते रेल मार्ग में नहीं पड़ती। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 18, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग? बताइए हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ऐसा है जिसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? तो साथियों लेह लद्दाख, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ? बताइए कौन है जो बीज नहीं है? साथियों गेहूं एक बीज है, काली मिर्च भी एक बीज है, सौंफ भी एक बीज है, परंतु साबूदाना बीज नहीं है। साथियों यह टैपियोका से बनाया जाता है। किसे साथियों? टैपियोका से साबूदाना बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? साथियों सीधा सा इसमें पूछा गया कि केरल में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, परंतु साथियों घुमाकर पूछा है। क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। नारियल, सेब या लीची या चीड़? बताइए किस चीज के वृक्ष रेहाना ने देखे हैं केरल में? साथियों केरल में रेहाना ने नारियल के वृक्ष देखे। वहां पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं सर्वाधिक? साथियों नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पोलम पल्ली और कलमकारी, पोलम पल्ली और काजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी या कंधा? बताइए आंध्र प्रदेश की साथियों जो डिजाइन है खास तौर पर पूछी गई है आपसे साड़ियों पे जो बनाई जाती है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो पोलम पल्ली है और कलमकारी है आंध्र प्रदेश की कलाकारियां हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 22, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक? बताइए रुके हुए पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है? यानी साथियों दूषित पानी एक तरह से कह सकते हैं। तो साथियों जो दूषित पानी होगा यानी रुका हुआ जो ठहरा हुआ पानी होगा उसमें क्या होगा? मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे। किसके साथियों? मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे। साथियों मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। और साथियों जब ये मच्छर काटेंगे हमको तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? मलेरिया हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम साथियों बिहू का एक नृत्य है, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक? बताइए कौन सा एक जोड़ा है जो बिल्कुल सही है?
साथियों जो कथक है यह कहाँ किया जाता है? तो साथियों जो कथक है यह उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। साथियों जो लावड़ी है यह कहाँ का है? तो यह साथियों महाराष्ट्र का है। असम का साथियों बिहू है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बिहू जो है यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर या बिहार? बताइए। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों गोवा के लोग जो है, ये गोवा साथियों तटीय राज्य है। कैसा राज्य है? तटीय राज्य है। तो यहाँ के जो लोग हैं वह समुद्री मछली को नारियल के तेल में तलकर खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ये सभी जानवर हैं। इनमें साथियों कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये सभी अंडे देते हैं, ये सभी जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। बताइए इनके संबंध में साथियों कौन सी विशेषता मिलती जुलती है? तो साथियों ये जो सभी होते हैं ये सभी अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, साथियों कछुआ भी अंडे देता है और सांप भी अंडे देता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 26, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है, प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है? यह पौधा कौन सा है? पालक, नारियल, बंद गोभी या सरसों? बताइए। साथियों पालक का प्रयोग भी आप सब्जी की तरह करते हैं, परंतु साथियों पालक के बीज से तेल नहीं निकलता। साथियों नारियल से तेल निकलता है परंतु इसका प्रयोग आप सब्जी की तरह नहीं करते। बंद गोभी से आप सब्जी बनाते हैं परंतु इसके बीज से भी तेल नहीं निकलता। लेकिन साथियों जो सरसों है इसके पत्ते से साथियों आप सब्जी भी बनाते हैं और इसके दानों से या बीजों से तेल भी निकलता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया या सिर्फ बुखार? बताइए। साथियों मियादी बुखार टाइफाइड को बोला जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथियों जो एनीमिया होता है इसमें जो डॉक्टर है वह मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहता है। साथियों गुड़, आंवला और हरे पत्ते में क्या पाया जाता है? साथियों आयरन की मात्रा पाई जाती है। किसकी साथियों? आयरन की मात्रा पाई जाती है। अर्थात एनीमिया में क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव डॉक्टर देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? एकदम राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, साथियों कांसा जिसे ब्रॉन्ज बोला जाता है, साथियों बाज नहीं ब्रॉन्ज बोला जाता है। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं? तांबा या टिन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन, तांबा और जस्ता? बताइए कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो साथियों जो कांसा है यह तांबा और टिन का मिश्रण है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 29, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं? बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता कौवा, मोर, कौवा चील या बुलबुल? बताइए। कुछ पक्षी होते हैं साथियों जो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन कौन से हैं? तो साथियों ये पक्षी कौन कौन से हैं? चील, बाज और गिद्ध, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और इसे रात को दिखाई देता है? उल्लू को, कौवे को, कोयल को या मैना को? बताइए कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को लगभग पीछे तक पूरी तरह से घुमा लेता है और इसे साथियों रात में दिखाई देता है? तो कौन है साथियों? उल्लू, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। साथियों इन्वायरमेंट स्टडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब साथियों मॉडल पेपर नंबर 3 के अंतर्गत देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
साथियों क्वेश्चन नंबर 31, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डॉट डॉट में कठिनाई होती है। साथियों बात करें पियाजे की तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसका साथियों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। इनके सिद्धांत को साथियों अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों इन्होंने पहली अवस्था जो बताई है वह है कौन सी, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें किसमें कठिनाई होती है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में, संरक्षण के कार्य में, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में, या क्रमबद्धता के कार्य में। बताइए साथियों किस चीज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को कठिनाई महसूस होती है। तो साथियों बच्चे के अंदर आगमनात्मक तर्कणा तो आ जाती है परंतु साथियों निगमनात्मक तर्क बालक के आगमनात्मक तर्क आ जाता है परंतु निगमनात्मक तर्क नहीं आता। अर्थात ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बच्चे में नहीं होता, यानी इसको लेकर बच्चे में क्या होती है साथियों, कठिनाई होती है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 32, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। कोहल वर्ग ने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में, सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिविन्यास में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में। बताइए साथियों कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। तो साथियों जो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास की अवस्था होती है, स्टेज होती है, उसमें साथियों बच्चे निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं किसको साथियों, नियमों को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। यानी साथियों कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। वी एफ स्किनर, लॉरेंस कोहलवर्ग, जेपी गिलफोर्ड, या लेओ वाइगोत्स्की। बताइए। बात करें साथियों वीएफ स्किनर की तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। यानी साथियों इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है जिसका क्या नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। साथियों जो स्किनर महोदय का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत, थॉर्नडाइक के जो नियम है सीखने के उसमें प्रभाव के नियम से प्रभावित है। यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है। साथियों जो सामाजिक रचनावादी सैद्धांत मनोवैज्ञानिक थे वह थे कौन थे, लियो वाइगोत्स्की महोदय थे। वाइगोल्की नहीं साथियों, वाइगोत्स्की महोदय थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनका सिद्धांत कौन सा साथियों, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 34, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। क्या साथियों, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं और प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। क्या है साथियों, एक कक्षा है, विद्यार्थी अलग अलग समूहों में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो साथियों क्या होता है, बीच में वो एक समूह में बच्चे जो हैं बीच में अटक जाते हैं उस कार्य को करते करते। उस समय शिक्षिका क्या करती है साथियों, एक शिक्षक या शिक्षिका क्या करती हैं, वहां पर जाके उनको कुछ संकेत या इशारे देती हैं जिसके बाद वह अपने जो है कार्य में आगे बढ़ने लगते हैं बच्चे। अनुबंधन कहलाता है, पाठ कहलाता है, निष्क्रिय अनुकरण कहलाता है, या रटकर स्मरण कहलाता है। बताइए साथियों जो निष्क्रिय अनुकरण है निगेटिव पॉइंट है, रटकर या स्मरण यह भी एक निगेटिव पॉइंट है। अब आपके पास बचते हैं साथियों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। साथियों यह वाइगोत्स्की महोदय के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है और यह साथियों पाड़ कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पाड़ में क्या होता है साथियों, जब कोई बालक किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर रुक जाता है या अटक जाता है तब उसको बाहर से कोई यम के ओ जिसको बोला जाता है यानी मोर नॉलेजेबल अदर कोई संकेत देता है और बालक आगे बढ़ जाता है, तो वही साथियों क्या जो संकेत होते हैं, जो सहायता होती है वही पाड़ कहलाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है शिक्षक की गतिशीलता, लचीला समूहीकरण, बच्चों की स्वायत्तता, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। बताइए साथियों एक प्रगतिशील
प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता हो सकती है आपकी नज़र में? तो साथियों, एक जो प्रगतिशील कक्षा होगी उसमें शिक्षक की गतिशीलता भी होगी, लचीला समूहीकरण भी होगा, बच्चों की स्वायत्तता भी होगी और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान भी होगा। यानी ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों का कुशलता पूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क, उनका जिनके दो से अधिक विमितियां हैं? साथियों, कौन सी बुद्धि में शामिल है कि बिंबों की कुशलता पूर्वक संचालन करने की क्षमता है और आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमितियां हैं? साथियों, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता में, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि में, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में या स्थानिक बुद्धि में? बताइए साथियों, कौन सी बुद्धि में ये चीजें शामिल हैं? साथियों, जो स्थानिक बुद्धि होती है उसमें साथियों बिंबों का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है और आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो विमितियां होती हैं, ये सारी चीजें स्थानिक बुद्धि में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भाषा व सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरणीय कारकों से? बताइए, भाषा व सोच का विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी स्वतंत्र होते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। एक दूसरे साथियों परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, केवल शब्द आया है, ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, उसके अंदर क्या चीज आएगा साथियों? जेंडर रूढ़िवादिता का वह पालन करेगी, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी? बताइए साथियों, उस बच्ची के अंदर क्या आ जाएगा? अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते देखते हैं, गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, अर्थात उसके अंदर क्या आ जाएगा? पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर वह क्या करेगी साथियों? सवाल उठाएगी। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए? बताइए साथियों, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या आप साथियों बच्चों के माता पिता के व्यवसाय के आधार पर उनका नामीकरण करेंगे? या नामीकरण को साथियों वर्गीकरण भी बोला जाता है, क्या आप ऐसा करेंगे? तो साथियों, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना, ये भी आप अवहेलना नहीं करेंगे। समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों, आप व्यक्तिगत मतभेदों या व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना नहीं कर सकते। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में वृद्धि, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, बच्चों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, बच्चों में भय और तनाव पैदा करना? बताइए साथियों, जो आकलन है इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या बच्चों में आप तनाव या भय पैदा करेंगे, डर पैदा करेंगे? तो आप ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों में प्रतिस्पर्धा लाएंगे? आप ऐसा भी नहीं करेंगे। बच्चों का वर्गीकरण की बात आ रही है, यानी निगेटिव पॉइंट, अर्थात सीखने में वृद्धि के लिए आप आकलन करेंगे, यह मुख्य उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, वर्गीकरण व पृथक्कीकरण का पुष्टिकरण, पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना? बताइए साथियों, एक समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल हो सकता है?
क्या शामिल है। तो साथियों जो समावेशी कक्षा होगी, क्या उसमें आप किसी पर दोषारोपण करेंगे या बच्चों का नामीकरण करेंगे, या वर्गीकरण करेंगे, या पृथकीकरण का पुष्टिकरण करेंगे, या फिर पाठ्यचर्या या शिक्षा शास्त्र को सख्त बना देंगे या मानकीकृत बना देंगे। आप ऐसा ये तीनों चीज नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर क्या करेंगे, सवाल उठाएंगे। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबको क्या है, बराबर शिक्षा का अधिकार है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वाचित समूह से आने वाले साथियों वाचित नहीं, यहां पर मिस टाइपिंग है, वंचित समूह से आने वाले बच्चों में समावेशन में मदद करेगी। यानी साथियों निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति है जो सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथकीकरण, बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थित बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा, स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। बताइए कौन सी ऐसी रणनीति है जो साथियों सामाजिक तौर पर वंचित बालकों को के समावेशन में मदद करेगी। क्या साथियों आप उच्च उपलब्धि वाले बालकों को बुलाएंगे तो इससे जो है सामाजिक तौर पर जो वंचित बालक हैं उनमें क्या उनका समावेशन हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थित बच्चों की कड़ी शारीरिक सजा, शारीरिक सजा की तो बात आई, यानी यह निगेटिव पॉइंट है। साथियों बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट अलग कर देंगे, यानी पृथकीकरण कर देंगे, तो आप ऐसा भी नहीं करेंगे। सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है? लेखन वैकल्य की, गुणज वैकल्य की, स्वलीन क्रम विकार की, या प्रतिभाशाली विद्यार्थी की? बताइए लेखन कार्य में साथियों शब्दों की चूक हो रही है, धीमी यानी जो छाप नकल करने की गति, यानी जो बोर्ड में लिखा है उसको लिखने की जो गति है वह धीमी है, और अन्य चुनौतियां आ रही हैं। तो ये किस प्रकार का वैकल्य है, किस प्रकार की साथियों समस्या है? तो यह साथियों लेखन वैकल्य है, लिखने से संबंधित अर्थात लेखन वैकल्य। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गुणज वैकल्य साथियों यानी डिसकैलकुलिया, यानी एक गणित से संबंधित विकार है। स्वयं पर लीन यानी स्वलीन विकार, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आप सभी जानते ही हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि उच्च लेवल की होती है। क्वेश्चन नंबर 44 साथियों, आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नजदीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए साथियों आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है आरव, वह ब्लैक बोर्ड के नजदीक एकदम बैठने पर क्या करता है, जोर देता है, और जब भी किताबें पढ़ता है एकदम आंखों के नजदीक लाकर पढ़ता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आरव को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देंगे? तो आप सजा नहीं देंगे। आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए? ऐसा भी आप नहीं करेंगे। आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए? क्या ऐसा करेंगे आप? साथियों समावेशी जो शिक्षा है वो आपको ऑप्शन 4 की इजाजत नहीं देती, बल्कि आप साथियों क्या करेंगे, आरओ की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? स्वालीनता की, सृजनात्मकता की, भाषा वैकल्य की, या ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार की? बताइए साथियों जो मौलिकता है, सोच में प्रवाह है व लचीलापन है, किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? तो साथियों यह सृजनात्मकता की विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? समालोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता, समस्या समाधान, कैसे सीखते हैं यह सीखना? बताइए एक प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? तो साथियों समालोचनात्मक सोच का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सृजनात्मकता का भी करना चाहिए, समस्या समाधान कौशल का भी करना चाहिए, कैसे सीखते हैं यह भी बच्चों को बताना चाहिए। यानी ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 सभी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों में सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे चक्रीय तरीके से, माफ करिएगा सक्रिय तरीके से सीखते हैं, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, यहाँ पर सक्रिय है साथियों। बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। बताइए साथियों
बच्चों में सीखने के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? साथियों, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। बच्चे सक्रिय तरीके से सीखते हैं, सही बात है। बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से भी सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय होते हैं, परंतु साथियों बच्चे रैखिक तरीके से नहीं सीखते। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में डॉट डॉट सीखने का केंद्र है। अनुबंधन, रटकर स्मरण करना, अर्थ बनाना या वैधन या अभ्यास? बताइए। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में उसने सीखने का मुख्य केंद्र क्या है? क्या साथियों उसमें रटाया जाता है, या वैधन व अभ्यास कराया जाता है, या फिर अर्थ बनाना सिखाया जाता है, या अनुबंधन कराया जाता है? बताइए। साथियों ऐसी कक्षा में अर्थ बनाकर सीखने का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाए, एक शिक्षिका को बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बताइए। विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए साथियों? क्या बच्चे को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या सख्त नियंत्रण रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या साथियों हतोत्साहित करना चाहिए बच्चे को रणनीतियों को या अपने लक्ष्य को तय करने के लिए? तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को समझ करने के लिए, क्या साथियों छात्रों में प्रभावी समस्या समाधान की समझ को, माफ करिएगा, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को के संबंध में सक्षम करने के लिए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए। बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। साथियों हतोत्साहित निगेटिव पॉइंट है, निष्क्रिय भी एक निगेटिव पॉइंट है, यानी ऑप्शन बी एंड सी और डी ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बालकों में समस्या समाधान की कौशल विकसित होगा और समस्या समाधान करने में बालक सक्षम बनेंगे। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारियों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना, या अनर्थक वैधन व अभ्यास? बताइए। एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति कौन सी हो सकती है? क्या अनर्थक बिना किसी अर्थ के आप अभ्यास पे अभ्यास कराएंगे? तो आप ऐसा भी नहीं करेंगे। जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना, क्या साथियों याद करने की बात हुई है, अर्थात रटने की बात हुई है, ये भी नहीं होगा। संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यह बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पूर्ण नियंत्रण शिक्षक का नहीं होना चाहिए, यह बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी प्रेरणा अभिप्रेरणा का स्तर डॉट डॉट हो जाता है और वे विद्यार्थी बन जाते हैं। साथियों जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनमें उनकी जो अभिप्रेरणा का स्तर होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या और साथियों वे कैसे विद्यार्थी बन जाते हैं? निष्क्रिय विद्यार्थी बन जाते हैं या नियमित विद्यार्थी बन जाते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों ऐसी स्थिति में जो बच्चों का अभिप्रेरणा स्तर होता है वह बढ़ जाता है, और जब अभिप्रेरणा बढ़ जाएगी तो बच्चे स्वनियमित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? चिंता, उत्साह, खुशी या गर्व? बताइए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी भावना है जो सार्थक सीखने की प्रक्रिया में क्या करेगी? बाधा उत्पन्न करेगी। क्या करेगी साथियों? बाधा उत्पन्न करेगी। तो साथियों वह है चिंता। जब आप चिंतित होंगे तब आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, इसकी शुरुआत गर्भाधारण से के समय होती है? बताइए साथियों विकास की प्रक्रिया के संबंध में क्या सही बात है?
तो साथियों जो विकास की प्रक्रिया है यह जीवन पर्यंत चलती है, आप सभी जानते हैं। इसकी शुरुआत साथियों गर्भाधारण से ही हो जाती है, के समय से ही हो जाती है, यानी ऑप्शन बी और डी यानी दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, गर्भाधारण से जन्म तक की समय अवधि, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि। बताइए साथियों विकास की संवेदनशील अवधि कौन सी है? साथियों जो विकास की संवेदनशील अवधि है वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के लिए कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? स्थानिक, भाषाई, संगीतमय बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि? बताइए साथियों भाषाई बुद्धि किसमें होगी? साथियों कवि और लेखकों में भाषाई बुद्धि पाई जाती है। कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों में साथियों कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संगीतमय बुद्धि साथियों गायकों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, स्कूल के साथियों बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? जो साथियों विद्यालय है बच्चों के समाजीकरण में उसकी क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है या तृतीयक समाजीकरण की संस्था है? बताइए साथियों जो विद्यालय है यह द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है साथियों? तो परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 58, संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक? बताइए साथियों संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने का जो कौशल है वह किस चरण में विकसित होता है? ये चारों अवस्थाएं किसने बताई साथियों? पियाजे ने बताई है। किस सिद्धांत में? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। साथियों ये जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी संक्रियाओं पर संक्रियाएं, यूं कहें जो अमूर्त सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस पर क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में बच्चे में आता है? तो संवेदी चालक अवस्था में वस्तु स्थायित्व गुण बच्चे में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? निष्क्रिय नकल के माध्यम से, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, अनुकूलन के माध्यम से, पुरस्कार व दंड द्वारा? बताइए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय अन्वेषण द्वारा सीखते हैं, और पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक के नाम से भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण मतलब साथियों खोज करना, बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यह कथन पियाजे का है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से पाढ़ का उदाहरण कौन सा है? बारंबार अभ्यास, नकारात्मक पुनर्वलन, उद्दीपक, प्रतिक्रिया का अनुबंधन, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। बताइए पाढ़ साथियों, पाढ़ के बारे में किसने बताया? लेव वाइगोत्स्की महोदय ने बताया। और पाढ़ इसमें साथियों कौन सा उदाहरण है? तो आधा हल किया हुआ उदाहरण देना क्या है? पाढ़ कहलाता है, यानी संकेत देना पाढ़ कहलाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं मैथ पेडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों यदि क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, हमारा यह प्रयास आपके लिए अच्छा लग रहा हो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथियों क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है? एक वर्ग पहेली जिसमें सभी मूल शब्दों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के लिए संकेत दिए गए हों। एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। संख्याओं और संक्रियाओं पर अंतः कक्षा प्रश्नोत्तरी का संचालन करना। 4 आधारभूत संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं और औपचारिक एल्गोरिदम यानी साथियों जिसको कलन विधि बोला जाता है के उपयोग से सुलझाने पर कार्य पत्रिका देना। बताइए साथियों गणित की 4 आधारभूत मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी 2 संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं।
मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं, को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह उन अनेक उत्तर प्रस्तुत करते हैं। ऐसे प्रश्नों को प्राथमिक स्तर पर बच्चे हल नहीं कर सकते। बताइए कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर साथियों भागफल 4 होगा। इस प्रकार के प्रश्न साथियों मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारी चिंतन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 63, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। इस पहेली का उद्देश्य है योगात्मक मूल्यांकन करना, कक्षा की एक रस्ता को भंग करना, स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, आधार यानी साथियों बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। साथियों ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। तो साथियों अर्थात दहाई अर्थात आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को क्या किया जा रहा है, प्रबलित किया जा रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 64, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं, छात्र में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है, छात्र पाठ्य पुस्तकों में हल किए हुए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। बताइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। बताइए साथियों गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को कौन सा ऑप्शन है जो निरूपित करता है। तो साथियों छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता। छात्रों का पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, सत्रांत परीक्षा, क्षेत्र भ्रमण। बताइए साथियों रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता। साथियों जो सत्र के अंत में परीक्षा ली जाती है वह क्या होती है, बताइए जो सत्र के अंत में परीक्षा ली जाती है वो किसके अंतर्गत आएगी, किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी। साथियों वह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी। किसके साथियों, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगी। अर्थात साथियों सत्रांत परीक्षा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सत्रांत परीक्षा का उपयोग आप रचनात्मक आकलन के लिए नहीं कर सकते। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन का साधन उपयुक्त है। मानक संदर्भित आकलन, सहयोग अधिगम परियोजना, योगात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन। बताइए गणितीय दुश्चिंता से जो ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के लिए सबसे उपयुक्त साधन हो जाएगा, कौन सा उपयुक्त हो जाएगा साथियों। तो साथियों सहयोग अधिगम परियोजना आकलन और साथियों रचनात्मक आकलन, यानी ऑप्शन बी और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 67, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएं, अभिभावकों को परामर्श देना कि वह छात्रों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, वर्ष के अंत में बच्चों के लिए उपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। बताइए एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। साथियों आप क्या परामर्श देंगे, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम
5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य को अति उपयुक्तता से वर्णन करता है? बताइए। एक साथियों प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को कहता है कि अपने आस पड़ोस में कम से कम साथियों 5 घरों के छात्र छात्राओं के आंकड़े आपको इकट्ठे करने हैं, जो साथियों जो छात्र छात्राएं 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है साथियों? विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस के लैंगिक यानी जेंडर भेदभाव के प्रति जागरूक करना, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन और परिचय देना, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना, विद्यार्थियों को एक अवकाशकालीन गृह कार्य देना यानी अवकाश के समय गृह कार्य देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सबसे उपयुक्त वह होगा प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन करना और उनका परिचय देना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा एक महत्वपूर्ण लक्षण है? साथियों निम्न ऑप्शन में से कौन सा है जो रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई कार्यविधि को दोहरा रहे हैं, छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है, छात्र श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर हल किए हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी में देखकर उतारने में व्यस्त हैं। बताइए रचनात्मक कक्षा का एक प्रमुख लक्षण कौन सा हो जाएगा? साथियों रचनात्मक कक्षा का सबसे एक प्रमुख लक्षण हो जाएगा छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 70, जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने उत्तर 650 लिख दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त कथन है? छात्र को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए, बेस यानी साथियों आधार 10 के एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए, शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए और अगले प्रश्न पर बढ़ जाना चाहिए। यह अनजाने में की गई गलती है, अतः शिक्षक को ऐसी गलतियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बताइए साथियों एक छात्र को एक क्वेश्चन दिया जाता है, बोला जाता है 6050 को अंकों में लिखो, तो छात्र उसको 650 लिख देता है। साथियों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में क्या है अति उपयुक्त कथन हो जाएगा? तो साथियों ऑप्शन बी आधार 10 यानी साथियों बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 71, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? साथियों कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? सिद्ध कीजिए 1/3 2/6 के समान है, क्रम ADG डॉट डॉट में अगले अक्षर को पहचाने, यदि एक बस में 40 बच्चे बैठे हैं तो 3 बसों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? दर्शाइए कि 2 × 3 3 × 2 के समान है। बताइए एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? साथियों कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? तो साथियों सिद्ध कीजिए कि 1/3 2/4 के समान है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 72, विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करती है, बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है, पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। बताइए विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया
के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है, बताइए। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण कौन सा है? साथियों कौन सा है? बच्चे के चिंतन के गणितीय कारण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधि ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देना क्या है साथियों? यह बच्चों के गणितीय विफलता का एक मुख्य कारण है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 73, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? छात्रों से द्विविमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना, छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना, छात्रों को द्विविमीय आकार को छोटे समान टुकड़ी में विभाजित करने के लिए कहना, छात्रों को विमीय आकार में इकाई वर्गों की संख्या गिनने के लिए कहना। बताइए क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? सबसे उपयुक्त गतिविधि साथियों कौन सी हो जाएगी? साथियों छात्रों से द्विविमीय आकारों यानी साथियों 2D आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। बिल्कुल सही बात है। गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है। जो लोग पढ़े या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतः संबंध होता है। बताइए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो साथियों कोई भी गणितीय समस्या होती है साथियों उसका सिर्फ एक ही हल या एक ही तरीका नहीं होता, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह सत्य कथन नहीं है। गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही सही तरीका नहीं होता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 75, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता? साथियों ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया है, ये साथियों दूसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार का। हाथ की बीता से पतंग की डोरी की लंबाई मापना, दर्शाना कि 2 × 4 और 42 एक समान है। शब्द यानी साथियों इबारती समस्या, यदि एक चॉकलेट की कीमत 25 है तो 3 चॉकलेट की कीमत क्या होगी को हल करना। 1/2 + 1/3 को हल करना। बताइए साथियों 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता? तो साथियों 1/2 + 1/3 को हल करना, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 76, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है। गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में तर्क संगत होती हैं। गणित में अवधारणाएं निगमनिक विवेचन तर्कणा पर आधारित होती हैं। बताइए गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो गणित की अवधारणाएं होती हैं वह रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? गणित मात्र अंकगणित है। प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, सत्रांत परीक्षा, क्षेत्र भ्रमण, पोर्टफोलियो। साथियों ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। साथियों रचनात्मक आकलन में आप सत्रांत परीक्षा को शामिल नहीं कर सकते। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। साथियों योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा सत्रांत परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? गणित के प्रति रुचि विकसित
विकसित करना, अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना, विजी कौशल में निपुणता, दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना। बताइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है, यानी सबसे कम उपयुक्त है। तो साथियों बीजीय कौशल को क्या करना, निपुणता प्रदान करना, यह सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी। 25 टाइलों यानी साथियों जो टाइल्स होती हैं को सभी संभव आयताकार सारणियों यानी व्यूहों में व्यवस्थित कीजिए। इस गतिविधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? आयतन, क्षेत्रफल, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, नमूने या जिसे साथियों पैटर्न बोला जाता है, और आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। बताइए शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी कि 25 जो टाइल्स हैं उन सभी को आयताकार सारणी में क्या करें, व्यवस्थित करें। साथियों इस प्रकार के प्रश्न देने का या गतिविधि देने से गणितीय अवधारणा कौन सी साथियों गणितीय अवधारणा जो है वह संबोधित किया जा सकता है? तो साथियों क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप की गणितीय अवधारणा को क्या किया जाता है, संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, सुश्री प्रिया ने विभाजन की संकल्पना समझाई। इस पर छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? 65 और 13 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा? एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने का क्या अर्थ होता है? उदाहरण देते हुए समझाइए। आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें। अपनी कक्षा के लिए एक झंडा बनाएं जिसका 1/3 भाग नीला हो। बताइए सुश्री प्रिया ने क्या साथियों, सुश्री प्रिया एक अध्यापिका हैं, उन्होंने विभाजन की संकल्पना को समझाई। इस पर छात्रों का साथियों आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से प्रामाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो सकता है आपकी दृष्टि में? तो साथियों जो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी कक्षा में उपस्थित 25 छात्रों में 100 उपलब्ध ड्राइंग शीट समान रूप से वितरित करें, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 82, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने यानी बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है? बताइए आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीय करण योग्यताओं की परख हो, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थियों को गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता कर सकें, गणित पाठ्य पुस्तिकाओं से अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना, गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान जिसे साथियों फोकस बोला जाता है, युवाओं की रोजगार पाने की योग्यता बढ़ाने पर स्थानांतरित करना। बताइए साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने यानी साथियों बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है? तो साथियों आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यता की क्या हो सके, परख हो सके, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसकी प्रकृति पदानुक्रमिक है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है यानी साथियों सही नहीं है? यह साथियों विज्ञान की तरह है जो अवलोकन पर आधारित है, यह गणित की प्रकृति के संबंध में सही बात नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना है? 131 और 136 के बीच 4 पूर्ण संख्याओं की सूची बनाइए, 23 × 15 का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? बताइए निम्नलिखित में से
किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है? किस ऑप्शन की साथियों? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी, 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? इससे साथियों बालक में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो, गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया कराए, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की आवश्यकता या जरूरत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक छात्र को जब 6065 संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिख दिया। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है, छात्र को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है। यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है। छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा। छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को ना समझा या नहीं समझा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छात्र ने साथियों स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा, इसलिए साथियों उसने 6065 को 665 लिख दिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? दिक् स्थान संबंधी समय में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। बताइए प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। तो साथियों दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना बिल्कुल सही बात है, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, परंतु साथियों बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना सही नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को, लेकिन साथियों जितने प्रकार से घुमा घुमा के सीटेट ने पूछा है हमने सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया है ताकि साथियों आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। क्वेश्चन नंबर साथियों 88, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रश्न को प्रस्तुत करना, अशुद्धि मुक्त परिकलन, सही सूत्रों का स्मरण करना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? तो साथियों प्रश्न को प्रस्तुत करना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सृजनात्मकता के गुण कौन कौन से हैं? साथियों मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और अपसारी चिंतन, ये सारे क्या हैं साथियों? सृजनात्मकता के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है। यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है। इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। बताइए साथियों निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? साथियों इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, एक व्यकलन प्रश्न 83 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर 33 दिया, यानी 83 माइनस 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर 33 दिया। छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है? अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दें। छात्रों को कहें कि वे समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने उत्तर की क्या करें साथियों? जांच करें। उन्हें एक अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद में दो अंकों वाली संख्या पर आगे बढ़ें। छात्रों के पुनर्समूहन रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा?
वैसे तो साथियों उत्तर 83 माइनस 56 किया जाए तो कितना आएगा बताइए। छात्रों ने गलती की है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। संख्याओं के पुनर्समूहन यानी रीग्रुप की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैथ पेडागोजी के भी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी यानी साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों इस मॉडल पेपर का केवल एक ही उद्देश्य है, आपकी परीक्षा जो 20 अगस्त को होने वाली है सीटेट की, उसको मजबूती प्रदान करना। क्या साथियों? उसको मजबूती प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर साथियों 91, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। बताइए साथियों संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है साथियों? तो साथियों जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है वह भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, इस पर केंद्रित नहीं है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 92, युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। बताइए साथियों युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? बहुभाषिता का अर्थ पूछा गया है तो साथियों शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना ही बहुभाषिता कहलाता है। यानी साथियों बहुभाषिता को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि क्लास में साथियों कक्षा में बहुभाषी बच्चे आते हैं, अलग अलग वर्ग के बच्चे आते हैं, उनकी अलग अलग मातृभाषाएं होती हैं, तो उसी हिसाब से साथियों बहुभाषिता का प्रयोग करना अर्थात शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं? संकेत बदलना व संकेत मिलना, भाषा संचरण, संदर्भ में भाषा, सामाजिक भाषिक व्यवहार। बताइए भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहा जाएगा? तो साथियों इसे संकेत बदलना व संकेत मिलना कहा जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 94, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? यानी साथियों जो हमारे देश में है वहां पर विद्यार्थी जो है विद्यालय में शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा से शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर आते आते 2 या 2 से अधिक भाषाओं को जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की यह युक्ति किस रूप में जानी जाती है? मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद, भाषा शिक्षा नीति, कार्यालयी शिक्षा नीति या शिक्षा के लिए बहुभाषा नीति। बताइए। तो साथियों यह मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 95, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि, संरचना तथा शब्दावली होती है, भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रजाति विशेष है। बताइए प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि, संरचना तथा शब्दावली होती है, भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? तो साथियों यह भाषा एक व्यवस्था है, यह इस चीज को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है? यानी साथियों सबसे कम सत्य कौन सा है? व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए, शिक्षार्थियों में स्वतः स्फूर्त बातचीत को बढ़ावा, शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभवों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। बताइए संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम
सबसे कम सत्य कथन कौन सा है? तो साथियों कौन सा सबसे कम सत्य है? वह है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए, यह सबसे कम सत्य है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं? बहुभाषी कहते हैं, बहुभाषाविद कहते हैं, बहुवक्ता कहते हैं, एक भाषीय कहते हैं? बताइए। जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो साथियों उन्हें बहुभाषी कहा जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ध्वनि, रूप, अर्थ या पठन? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? साथियों निगेटिव पूछा है, तो साथियों जो ऑप्शन डी है पठन, यह भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि, अर्थ और रूप ये तीनों भाषा के अंग हैं, परंतु पठन क्या है? यह भाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 99, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? गहन पठन, बारीकी से पढ़ना, विस्तृत पठन या सरसरी दृष्टि से पढ़ना? बताइए। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन कहलाएगा? तो साथियों यह सरसरी दृष्टि से देखना कहलाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कौशल का मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना? बताइए। रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन है जो सबसे उपयुक्त है? तो साथियों जो रचनात्मक आकलन है वह शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। या यूं कहें कि साथियों विद्यार्थी केंद्रित है रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण करने पर? बताइए। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है किस पर साथियों? प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है तो साथियों शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है। संप्रेषण के बारे में आप सभी जानते हैं, अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? तो साथियों वह है अनुमान लगाने का कार्य। यह साथियों पठन पूर्व की गतिविधि है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है? बताइए। भाषा अर्जन कब होता है? तो साथियों भाषा अर्जन जो है यह बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा को ग्रहण करता है। यानी साथियों जो भाषा अर्जन है इसको बालक वो अपने वातावरण से सीखता है, अपने घर परिवार से सीखता है। इसे साथियों कहीं शिक्षित इस भाषा अर्जन कहीं कराया नहीं जाता, किसी एक बंद परिवेश में या किसी एक विशेष परिवेश में भाषा अर्जन नहीं कराया जाता सब। जबकि साथियों भाषा अधिगम जो है यह विद्यालय में सीखा जाता है तो वह भाषा अधिगम कहलाता है, उसको एक परिवेश विशेष में सिखाया जाता है। लेकिन भाषा अर्जन जो है बच्चा सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, यानी एक तरह से कहें तो लोगों की भाषाओं का अनुकरण करके जो भाषा सीखता है बच्चा उसे भाषा अर्जन कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 साथियों, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डॉट डॉट ज्ञान होना चाहिए। अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों या विस्तृत? बताइए। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डॉट डॉट ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? तो साथियों बताइए कैसा ज्ञान होना चाहिए?
तो साथियों अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना संदर्भ में व्याकरण की विशेषता है, संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, निगमन उपागम की विशेषता है या निगमन उपागम की सीमा है? बताइए। आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना किससे संबंधित है? तो साथियों यह किससे संबंधित है? निगमन उपागम की विशेषता से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए, व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? सही कथन कौन सा है? व्याकरण शिक्षण के विषय में यह पूछा गया है साथियों, बताइए। तो साथियों व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है, प्रामाणिक स्रोत के रूप में, प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में, बाधक तत्व के रूप में, अतिरिक्त बोझ के रूप में? बताइए पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य किसके रूप में काम करता है? तो साथियों आप सभी जानते हैं जो साहित्य होता है उसकी एक प्रामाणिकता होती है, तभी वह साहित्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए साथियों वह प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 108 वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है वह क्या कहलाती है? श्रुतलेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मिति, कथन विश्लेषण, दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग? बताइए वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है वह साथियों क्या कहलाती है? तो साथियों वह सुनी गई पाठ्य सामग्री को की पुनः निर्मिति कहलाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 109 क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन, सूचना दर्शाने के लिए या शब्द संपदा की जांच के लिए? बताइए क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किससे संबंधित है या प्रश्न किस लिए किया गया है? तो साथियों निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए किया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 110 जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उसे समय चल रही गतिविधियों में शामिल है, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है? सामाजिक भाषण में, निजी भाषण में, आत्मकेंद्रित भाषण में या व्यक्तिगत भाषण में? बताइए जब बच्चे या तो साथियों खुद से बात कर रहे होते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए बात कर रहे होते हैं जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल होता है, तो वह किस तरह के भाषण में शामिल है? तो साथियों वह बच्चे निजी भाषण में शामिल हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 111 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है? 5334, 2334, 25322 या 53322? बताइए क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 5334 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? नियंत्रित लेखन, निर्देशित लेखन, रचनात्मक लेखन या उत्पादक लेखन? बताइए तो साथियों शिक्षिका किस चीज का विकास कर रही है? रचनात्मक लेखन का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? अव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर या वयस्क के स्तर पर? बताइए
निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? तो साथियों यह आरंभिक स्तर पर प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? साथियों कविता यानी पोयम की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कविता के विचारों और थीम पर, तुकबंदी पर, काव्य संसाधनों पर या व्याकरण पर? बताइए। तो साथियों व्याकरण पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाएं जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है? बताइए। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किस प्रकार से साथियों आप इसको देखेंगे? तो साथियों यह संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे? इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में वर्णन करें। बताइए क्वेश्चन नंबर 116 का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? एकदम राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद? बताइए साथियों कौन सा है जो प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? तो साथियों वह है किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास में सबसे महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? श्रवण तथा वाचन कौशल को, श्रवण तथा पठन कौशल को, वाचन तथा लेखन कौशल को, वाचन तथा पठन कौशल को? बताइए ग्रहण कौशल साथियों किन्हें कहा जाता है? साथियों सुनना और पढ़ना, इनके द्वारा आप चीजों को ग्रहण करते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर हो गया 120, भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, सहज गति के साथ वाचन अथवा लेखन, वाचन पठन अथवा लेखन? बताइए भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? तो साथियों सहज गति के साथ वाचन पठन अथवा लेखन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि साथियों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।